नमस्कार, मैं हूं अवधेश और एक बार फिर से मैं आया हूं पांडव स्थान। देख रहे होंगे आप लोग, मैं एक वीडियो पहले भी आप सबों से साझा किया था। ये पांडव स्थान दलसिंहसराय प्रखंड में पड़ता है और इसके बारे में हमारे साथ वरिष्ठ संपादक लोकेश सरन सर और सर आपका नाम? रामचंद्र महतो। जो यहीं के निवासी हैं और इसके बारे में काफी जानकारी इन दोनों के पास है। मैं इनका एक सर का पोस्ट देखा था, उसमें ये लिखे थे कि उद्धारकों का बाट जो रहा पांडव स्थान। इतना बड़ा स्थल होते हुए लेकिन यहां की जो स्थिति है, कुछ भी अभी तक यहां पे नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी यहां पे आए, लेकिन इसको एक मुख्य रूप से पर्यटक स्थल के रूप में जोड़े, अभी तक इसका कुछ नहीं हो पाया। हमारे साथ सर हैं और इन्हीं से आज हमें बहुत सारी जानकारी मिलेगी, तो हमारे साथ बने रहिएगा और इनके साथ यहाँ की पूरी जानकारी हम लोग लेने का प्रयास करेंगे। सर नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद महादेव जी। मुझे खुशी है कि आप उत्सुक हुए कि पांडव स्थान के विकास, इसकी ऐतिहासिकता, अब तक जो हुए हैं उत्खनन, उन सब पर एक रिपोर्टिंग आप करें। तभी से मैं काफ़ी अंदर से उत्साहित था, क्योंकि मैं 1999 में जब पहली बार यहाँ की खुदाई हुई थी, तो उस समय से मैं इस स्थल से जुड़ा हुआ हूँ। और जब मैं 1991 में हिंदुस्तान में पत्रकारिता शुरू किया था, तब यहाँ की कहानियाँ जब तब मैं प्रकाशित करता रहा हूँ। तो दरअसल पाण की जो शुरुआत है वो किंवदंतियों पर आधारित है। पांडव स्थान ये बहुत प्राचीन काल से ही कहा जाता रहा है। लोगों में ऐसा विश्वास रहा है, जो आज भी है, कि पांडव भाई अज्ञातवास के दौरान यहाँ आकर रहे थे। पांडव स्थान में पांचों भाई रहे थे और उसको जोड़ा गया। आसपास में जो गांव है, पचपैका है, बेला मेघ है, इन सब गांवों को, घटहो है, उसको भी जोड़ा लोगों ने कि ये जरूर प्राचीनता से जुड़ा हुआ है, महाभारत कालीन ये जगह है। प्लस यहाँ जो भतही पोखर, मरही पोखर, दलही कुआं, ये सब भीम के श्राद्ध से जुड़ा हुआ है। ये हमारी मान्यता है, वैज्ञानिक आधार अभी तक साबित नहीं हुआ है। तो इन सब कारणों से इतिहासकारों का, पुरातत्ववेत्ताओं का ध्यान इधर गया और खुदाई के दौरान लोग यहाँ पर कुआं खोदना है, मट्टी कोड़ना है, फसल उगाना है, उस दौरान प्राचीन काल के बर्तन, ईंटें, पत्ती प्राचीन काल में बहुत सारी मुद्राएं यहाँ प्राप्त होती गई और इसकी जानकारी प्रशासन के माध्यम से पुरातत्व विभाग को भी हुई। तो पहली बार 1971 में डॉक्टर सीताराम राय यहाँ आए। बहुत इतिहासविद थे, पुरातत्वविद थे। वो आए, चारों तरफ घूमे और उन्होंने भी यह एक प्रमाणित किया कि यह निश्चित रूप से यह प्राचीन स्थल है और इसके उत्खनन इसका होना चाहिए। फिर बात थोड़ी और आगे बढ़ी। उसके बाद 92 में, 93 में आते गए लोग। पटना से भी आए, केपी जायसवाल के जो डायरेक्टर थे डॉक्टर विजय कुमार चौधरी, वो भी यहाँ आए और सबने कहा कि निश्चित रूप से, किसी ने कहा ये गुप्त काल से जुड़ा हुआ है। नवपाषाण काल तक कोई नहीं पहुंच पाए थे। जब 99 में यह तय हो गया कि नहीं, इसका उत्खनन कराया जाए, तो 1999 में केपी जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना के जो निदेशक हैं विजय कुमार चौधरी जी, उनके निर्देशन में, उनके देखरेख में यहाँ खुदाई हुई। तो बस नवपाषाण काल भी आ गया, गुप्त काल भी आ गया, लौह काल भी आ गया, ताम्र काल भी आया। 6 विभिन्न संस्कृतियों के यहाँ पुख्ता प्रमाण मिल गए कि यहाँ है और यह हमारा बहुत ही समृद्ध इतिहास रहा है यहाँ से। और मिथिलांचल का ये प्रवेश द्वार भी माना जाता था। दरअसल ये कास्ट कला का, मृदभांड कला का, मिट्टी के बर्तनों की कला का एक बहुत बड़ा सेंटर था ये जो प्रमाणित हुआ है। अब वह नवपाषाण काल है, जब मनुष्य घुमंतु जीवन छोड़कर, वही काल है, बहुत इंपॉर्टेंट काल है वो, कि पहले मानव जगह जगह जंगलों में घूम कर समय व्यतीत करता था और यहीं ये पाण वह जगह है, प्रमाणित हुआ है, जहां मनुष्य एक जगह समूह में रहना शुरू किया है। यहाँ इस जगह स्थल पर जहां हम लोग खड़े हैं आज। तो हमारा इतिहास केपी जायसवाल
जो कालगणना कर रहा है वो 62 वर्ष 6200 साल पहले का करता है। लेकिन तर्क हमारा ये होता है कि दक्षिण भारत जो सूखाग्रस्त इलाका है वहाँ और यहाँ की मिट्टी चूंकि बाढ़ग्रस्त इलाका है तो काल निर्धारण में ये अंतर आता है। अगर सूखाग्रस्त इलाके के होते तो हमारा यह जो है नवपाषाण काल 10,000 से स्टार्ट होता है, 10,000 ईसा पूर्व से, माने आज से 10,000 साल पहले कह लीजिए वहां से। लेकिन चूंकि मिट्टी हमारी जलोर है, बाढ़ग्रस्त इलाका है, कालगणना हम कम से करते हैं 6,500 तक जाते हैं। लेकिन मैं अपनी लेखनी में 7,000 से स्टार्ट करता हूं कि हमारा जो इतिहास है दलसिंह सराय का यहाँ का वो लगभग 7,000 साल पुराना है। अब आया कि जो सब सामान सब था, जो प्राचीन वस्तुएं मिली वो सब यहाँ कोई जगह था नहीं रखने के लिए, तो वो सब चला गया। कुछ म्यूजियम बेगूसराय म्यूजियम में चला गया, कुछ पटना म्यूजियम में चला गया। लेकिन हम लोगों का शुरू से मांग रहा कि यहाँ भी एक म्यूजियम बनना चाहिए कि ताकि दूर दूर से लोग आएं तो कम से कम देखें। आज के डेट में यदि कोई पहाड़ को देखना चाहेगा तो क्या आकर देखेगा? एक मंदिर है यहाँ जो जन सहयोग से बना है, पांडव स्थान से जुड़ा हुआ है, पांचों भाई के उनकी माँ का यहाँ मूर्ति स्थापित किया गया है। ये सरकारी फंड से नहीं है, ये सार्वजनिक ज्यादा है। और ये जो पीपल का पेड़ है इस जगह, इसके विषय में ये मान्यता रही है कि इस जगह एक बहुत बड़ा कुआं था, उस कुएं के मुहाने पर यह पीपल का एबेंडन जो कुआं रहता है उसमें तो पेड़ पौधा जम जाता है, उसी जगह ये पेड़ जमा है उसी पर। और वह कुआं एक सुरंग का रूप था, वो गंगा नदी तक जाता था। एक थम यहाँ डाला जाता था तो आवाज भी होती थी धम की, पानी में गिरने की, और वह चमथा जाके निकलता था जो यहाँ से 12-14 किलोमीटर दूर है वहां। ये हमारी मान्यता रही है। सने सने हम लोग भी अखबार में लिखते रहे, बहुत सारे जिले के मीडिया में भी बात उछला। 2012 में नीतीश जी आए, अपने विकास यात्रा के क्रम में उन्होंने एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ यहाँ, पटना से सारी चीजें लाई गई, उनको दिखाया गया। जो खुद उत्खनन स्थल है जहाँ पर उनको दिखाया गया उसको रीओपन किया गया, खुदे हुए स्थल को रीओपन किया गया। क्योंकि जो उत्खनन कार्य हुए हैं वो वर्टिकल एक्सकेवेशन मेथड से, जिसमें हम खड़ा खुदाई गड्ढा करते हैं, उसको रीओपन किया गया। मतलब क्या हुआ कि हम एक लीज पर किसान से केपी जायसवाल लीज लेता रहा है, 2 कट्ठा 3 कट्ठा 4 कट्ठा आवश्यकता अनुसार एक निर्धारित कर दिया, हमको यही खुदाई करना है। किसान से हम उसका मुआवजा दिए जमीन का, और उसमें से जो भी चीज निकला वो हम एकत्र किए, अब फिर उसको ढक दिए किसान, फिर अपना खेती उपजाने लगे। तो वो रीओपन किया गया जहां आज परवल की खेती हो रही है। तो अगर हम आएंगे भी, अगर आपको हम अभी दिखाएंगे भी, तो हम मौखिक बताएंगे आपको कि यहाँ देखिए ये जो परवल की खेती है, यहाँ पर रिंगवेल मिला था, यहाँ पर ये सामान मिला था, यहाँ ये सामान मिला था। तो मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं की कि यहाँ पर्यटन स्थल के रूप में इसे विकसित किया जाएगा, उसका कार्यान्वयन बस इतना ही हो सका कि इस वर्ष लगभग 4.5 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने के लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है डीएम स्तर से, वहाँ राज्य शासन को, राज्य सरकार को भेजा जा चुका है। उस क्रम में अपने शुभंकर जी हैं जिलाधिकारी डीएम, वो भी आए, स्पेसिफिक उन्होंने देखा, यहाँ से रिपोर्ट गया। अब हुआ क्या कि ये सारे चीज तो 1999 में से ही मिलने शुरू हो गए थे। तो हमें कम से कम इस स्थल को, पहाड़ के जितने भी इलाके हैं जहां खुदाई हुई, उसको संरक्षित क्षेत्र अविलंब घोषित किया जाना चाहिए था। संरक्षित क्षेत्र मतलब ये हो जाता कि कोई 2-2.5 फीट है कि बिना अनुमति के हम उस इलाके में चापाकल नहीं गाड़ सकते हैं, हम मकान नहीं कर सकते हैं, हम जेसीबी से गहरा कुआं नहीं कर सकते हैं। खेती तो करेंगे हल से, 1 फीट से नीचे वो खोदता नहीं है, तो उसमें है कि कम से कम 2 फीट से नीचे कोई भी गड्ढा नहीं खोदा जाएगा। जबकि आप देख सकते हैं कि 99 से लेकर आज तक कितने कंस्ट्रक्शन हो चुके। और अगर ग्रामीण इसकी सूचना अगर प्रशासन को भी देता है, लोकल प्रशासन मंडल अधिकारी तक, तो प्रशासन का ये जवाब होता है कि हमें कोई सरकार से ऐसी चिट्ठी नहीं आई है कि हम जाके संबंधित किसान को रोकें। अभी देखिए टावर जो बना है उसके नीचे हमारी बहुत सारी प्राचीन जो धरोहर है, जो संरचनाएं हैं, वो ध्वस्त हो गई। नल जल योजना के तहत एक बोर्डिंग गाड़ा गया,
वहाँ पर टंकी बिछाई गई, उसमें भी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन हमारे खत्म हो गए। तो संरक्षित क्षेत्र भी आज के डेट में यह घोषित नहीं हुआ है। 1999 से मैं जोड़ूंगा, 1999 से आज तक ये संरक्षित क्षेत्र भी घोषित नहीं हुआ है, जिसके कारण किसान स्वतंत्र हैं। संरक्षित क्षेत्र के बाद हमें क्या है, भूमि अधिग्रहण करना था, उसकी प्रक्रिया भी नहीं हुई है। और मुख्यमंत्री की घोषणा 2012 की है, अब ये 22 आ जाएगा तो 10 साल हो गया। 10 साल से मुख्यमंत्री की घोषणा का कार्यान्वयन नहीं हो पाया है। और मैं हम सबों को बहुत दुख है, विशेषकर मुझे, क्योंकि मैं अखबार से 91 से मैं जुड़ा हूँ और उत्खनन 99 से शुरू हुआ है, तो मैं 99 से लगातार जुड़ा हुआ हूँ। और हमारे साथी हैं रामचंद्र जी, ये इनका दरअसल क्या था कि जो मजदूर थे उत्खनन में वो यहीं के थे लोकल, और उनके ये हेड प्रधान थे इनको यहाँ बताना है, गाइड करते थे। ये एक अरुण जी थे, बहुत तरह के लोग, बहुत लोग आए यहाँ जिनके देख रेख में जो एक्सपर्ट लोग थे, वो लोग टेंट लगा के यहाँ रहते थे, खाना पीना यहाँ खाते थे, और उनके देख रेख में उत्खनन हुआ है। तो अब मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से यह आग्रह करना चाहूँगा, यहाँ पाड़ के जो लोग हैं, दलसिंह सराय इलाके के जो लोग हैं, उनके ओर से मैं आपके चैनल से यह अनुरोध करूँगा कि कम से कम मुख्यमंत्री की घोषणा का अनुपालन हो, संरक्षित क्षेत्र घोषित हो जाए, अधिग्रहण भूमि का हो जाए, सब में बोर्ड लग जाए उत्खनन स्थल वाले खेत में कि यहाँ पर सहमति भी बहुत सारे लोग दे चुके हैं कि हाँ हम अपनी देंगे। अब है कि उनको मुआवजा देना है और हम ये करेंगे। मूल रूप से यह जो डी है, जो मुझे जानकारी है और मैं जो लिखता रहा हूँ, ये 22 एकड़ का है मेन डी। उसके नीचे ही माने इसको आप केंद्र मान लीजिए। अब यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है वह स्थल जो पानी में डूबा हुआ है, वहाँ 2 जगह उत्खनन हुआ। तो कुषाण काल का पूरा नगर का अवशेष वहाँ पर पाया गया है। ये 2 ही जगह खुदाई हुई है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो कुषाण काल का है, जो पानी में अभी डूबा हुआ है। हम अभी अगर हम चलते हैं अभी वहाँ, तो हमको पानी दिखाई देगा। मैं आपको इशारे से बता सकता हूँ, रामचंद्र जी बताएंगे, वही जे अथी है गाछ उगल है बबूल के, वो नीचे खजूर का पेड़ है, उसी जगह कुषाण काल का भग्नावशेष है। और अभी हम लोग आगे चलते हैं, फिर हम लोग देखेंगे। मेरे प्यारे साथियों, बहुत खेद की बात है कि इतना बड़ा जगह है, इतनी बड़ी विशेषता है, जैसा कि सर से सुनने को मिला। मैं प्रयास करूंगा, सर के पास बहुत सारा फोटो है, जब यहाँ पे खुदाई चल रही थी उस समय का लिया हुआ उनके पास फोटो है। मैं निश्चित रूप से वो फोटो भी सर से निवेदन करूंगा कि आप सबों से इस वीडियो के माध्यम से साझा करूं, और 2-3 एपिसोड में यहाँ की पूरी जानकारी आप सबों से मैं साझा कर पाऊंगा। तो हमारे साथ बने रहिएगा, और अगले एपिसोड में आपको यहाँ की और बहुत सारी जानकारी हम देने का आपको प्रयास करेंगे। तो चलते हैं और आगे सर के साथ, और यहाँ की और क्या विशेषता है, कौन सी वैसी जगह है जहाँ पे खुदाई के दौरान बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला, तो उसकी जानकारी हम लोग इकट्ठा करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री राधे।